देखिए हम लोग का ये कुछ टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को देख रहे हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट है जो अच्छे पॉइंट है आप। जैसे पहला है हमारे पास फॉरेस्ट वगैरह। तो फॉरेस्ट क्या है कि एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जहाँ पे आपका ट्री, प्लांट, सर्ब्स, क्लाइंबर्स, ये सभी जो है क्रीपर्स, ये सब वहाँ पर ग्रो करके हुए रहते हैं एक लार्ज अमाउंट में और लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं एक लार्ज एरिया। तो वो हमारे पास फॉरेस्ट की डेफिनेशन बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने मेंशन भी किया कि इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड हैविंग वैरायटी ऑफ ट्री, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज मिलेंगे, सर्ब्स मिलेंगे, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के मिल रहा है, लार्ज नंबर में मिलेंगे। नंबर भी इसका काफ़ी ज़्यादा होगा, ज़्यादा एरिया में क्या हुआ, स्प्रेड किया हुआ। ऐसे लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 33% एरिया जो है, 33% एरिया किसी भी रीजन्स का, मान लेते हैं कोई सराउंडिंग को हम कंसीडर करते हैं गवर्नमेंट के शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग में देखा जाए, मतलब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो अगर आप सेफ जोन चाहते हैं किसी भी एरिया का तो उसके लिए 33% एरिया के अंदर में आपका क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट वाला एरिया होना चाहिए। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं 24.5 बोल सकते हैं। इंडिया के अंदर में ऐसे फॉरेस्ट का होना हमें 33%, 33% हमारे पास 33% होना चाहिए, 33% एरिया पे होना चाहिए। जबकि इंडिया में कितना है, वाइल इन इंडिया में आप बोल सकते हैं 24.5% एप्रॉक्स डेटा है। इसका मीनिंग क्या है कि फॉरेस्ट का परसेंटेज कम है तो कहीं ना कहीं हमारा पॉल्यूशन लेवल डिस्टर्ब होगा ही। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की डिस्टर्बेंसी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहीं पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो होता है, परसेंटेज जो है कि किसी पार्टिकुलर रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, किसी पार्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेशन कम मिलेगा। और ये डिस्टर्बेंसी से आपके पास में क्या डिफरेंट टाइप्स के डिजीज का अटैक भी आ सकता है। क्यों अटैक आएगा, इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो क्लियर होगा। देखते हैं अभी यहाँ पे। अब पहले समझते हैं फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट को हम लोग एक और बात कहते हैं ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। हमारे प्लानेट का ग्रीन लंग्स बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है, इसलिए ग्रीन लंग्स बोलते हैं कि जितना भी लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट किस पे, प्रोड्यूसर पे। कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बात हम जानते हैं। और इस धरती पे अगर लाइफ है तो उसके पीछे किसका हाथ है, तो सन का। अगर सन नहीं होता तो ये सब प्लांट जो है, ये प्लांट उसको फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। तो सन क्या करता है, वो अपनी एनर्जी जो होता है, प्लांट सन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, फूड के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और वो फूड को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो और दूसरी चीज कंडीशन क्या है कि इसे लार्ज अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन भी मिलते हैं। ऑन एन एवरेज अगर बोला जाए, एक प्लांट जो लगभग 50 इयर्स के अंदर में 6000 पाउंड ऑक्सीजन देता है, एक प्लांट। और ऑक्सीजन की कमी आई थी अभी कोविड-19 के अंदर में, आप देख रहे थे कितना ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस था उसमें। तो इन द सेम वे अब आपको मैं ऑन एन एवरेज डेटा बता रहा हूँ कि 6000 पाउंड जो है 50 इयर्स के रेंज में एक ट्री जो है आपको ऑक्सीजन देता है। अब आपको माइंड में आएगा सर पाउंड क्या है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे 6000 पाउंड। जिसको पाउंड को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर माइंड में समझ सकते हैं कि 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड जो होगा वो एप्रॉक्स 0.454 kg के इक्विवेलेंट है। 0.454 kg के इक्विवेलेंट है। आप इसे मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इतना हमारे पास में एनर्जी जो है, ऑक्सीजन जो है किससे मिलता है, 50 इयर्स के अंदर एक ट्री से मिलता है ऑन एन एवरेज की बात। तो इसका मतलब लाइफ जो है हमारे अर्थ पे, जितने भी लाइफ है वो किस पे डिपेंडेंट है। वो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि हमने खाना खाया, ठीक है भाई, हमें खाना मिल गया, लेकिन उस खाने के अंदर में से जो भी न्यूट्रिएशन है, न्यूट्रिएंट वगैरह है, वो कब हमारे पास में बॉडी यूज करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि जब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसमें से सभी एनर्जी को यूटिलाइज करवाएगा और हमें एनर्जी देगा। हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर में जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे निकलता है, कैसे सेपरेट होता है, रेस्पिरेशन के जरिए।
रेस्पिरेशन क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट हमने खाया था उस फूड प्रोडक्ट के अंदर में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको बॉडी यूज करेगा, यानी उसको निकालेगा। निकालना एक रेस्पिरेशन है, उसको फूड प्रोडक्ट्स में उस न्यूट्रिएंट को निकाल देना एक रेस्पिरेशन है। तो कहाँ पॉसिबल हो रहा है, तो ये पॉसिबल हमारे सेल के अंदर में होता है। कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में हो रहा है। तो आपने खा तो लिया, लेकिन अब उसको निकालने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए था। तो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसीलिए यही रीजन है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नीड है। यही एक रीजन है कि हम लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट क्या है हमारे पास, ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। पहला कि फॉरेस्ट ने सन की एनर्जी को यूटिलाइज किया, उससे हमें फूड प्रोडक्ट मिला। सेकेंड मैटर क्या है हमारे पास में, तो सेकेंड मैटर हमारे पास ये आ रहा है कि इससे ऑक्सीजन मिलता है। अब वो फूड प्रोडक्ट हमने जो खाया था, अब उस फूड प्रोडक्ट में से न्यूट्रिएंट को निकालना है। सेल के अंदर में ऐसा काम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो उस सिचुएशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होना है। तो अगर आपने खा लिया लेकिन अब उससे प्रोडक्ट निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आपका जब ऑक्सीजन, आपका बॉडी ने ऑक्सीजन जब यूज किया तब उसका न्यूट्रिएंट बाहर निकलेगा, तो न्यूट्रिएंट को बॉडी क्या करेगा, यूज करेगा और बॉडी ग्रो करेगा। तो लाइफ के लिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने का काम फॉरेस्ट का ही है, फूड बनाना भी और ऑक्सीजन देना। तो मैं इस पॉइंट में लिख भी दिया था, इट इज कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम इट। क्लियर है कि हमारे ऑक्सीजन का जो सोर्स है हमारे इस अर्थ पे, तो मैक्सिमम सोर्स कहां से आ रहा है, हमारे फॉरेस्ट से मिल रहा है। तो फॉरेस्ट से मिल रहा है। एक चीज, ये सिचुएशन हमारे पास आ रही है। देखिए फॉरेस्ट लगाने से बहुत सारे प्रॉफिट है। पॉल्यूशन लेवल को तो डाउन करने का काम करेगा ही करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने का काम करेगा। आप कहोगे सर कैसे, फॉरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस करेगा? तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस इस तरह से करेगा कि हम लोग जो है, लाइक आजकल तो डाइवर्स पॉपुलेशन हो गया है, बहुत सारे पॉपुलेशन है। अब उस सिचुएशन में पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट की कटाई कर दे रहे हैं। क्योंकि भाई वहां पे घर नहीं, जमीन नहीं है, तो उसमें हमारा तो पेड़ को काट दो, वहां घर बनाओ। अब उस सिचुएशन में क्या करेगा, अब जिसका पॉपुलेशन किसका बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है किसका, जो CO2 रिलीज करने वाला। जैसे हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ा था, हम लोगों ने भी CO2 रिलीज किया, तो CO2 रिलीज करने वाला का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन CO2 को यूज करने वाला जो है प्लांट है, जिस CO2 को यूज करके और क्या करेगा, उसको फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसका नंबर कम हो रहा है। अब उसका नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब डे बाय डे CO2 का अमाउंट कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। और जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो CO2 भी तो ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है, जिससे कारण क्या, डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और आपका एटमॉस्फेयर वार्म होगा। एटमॉस्फेयर वार्म होगा तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे अर्थ पे पड़ेगा। और अर्थ पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो अर्थ के हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, फ्रीज जोन है, और फ्रीज जोन है तो वो मेल्ट करना शुरू करेगा। और जब वो मेल्ट करना शुरू करेगा तो हमारे सी के अंदर में वाटर लेवल रेज हो जाएगा, और सी के अंदर में जब वाटर लेवल रेज होगा तो सी के नियर अबाउट में जो कोस्टल एरिया में जो भी एरिया है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, हैबिटेट है, और वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनके एरिया में पानी चला जाएगा और वहां से डिस्टर्ब हो गए। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कारण। तो आप डिफॉरेस्टेशन को मेंटेन कीजिए, मींस अफॉरेस्टेशन की। अफॉरेस्टेशन कहने का मतलब पेड़ों को लगाइए, उसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है पेड़ लगाने की, जो प्रोसेस है वो अफॉरेस्टेशन। इससे क्या होगा, CO2 का अमाउंट क्या करेगा, प्लांट यूज करेगा, फूड प्रोडक्ट भी आपको बढ़ा कर देगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस जो CO2 का जो मेन कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में कम भी हो जाए। तो ये सब कारण था कि हम ग्रीन लंग्स बोलते थे इसको। अगला एक वर्ड हमारे पास में आता है कैनोपी। तो कैनोपी क्या है, तो कैनोपी देखिए कि जहां पर फॉरेस्ट होता है तो फॉरेस्ट के अंदर में ये हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये स्टेम वगैरह है और इसका कुछ एक पार्ट वगैरह, मान लेते हैं कि पार्ट है, एक ट्री इतना बड़ा है, एक ट्री जो है छोटा है, एक सपोज कर लेते हैं कि इस टाइप का है, एक ट्री कुछ इस टाइप का है। तो ये सभी के अंदर में क्या होगा, ये सब लीफ जो होगा, लीफ एक रूप लाइक स्ट्रक्चर बना है। जो पत्ते होंगे वो पत्ते क्या करेगा, इसका रूप लाइक स्ट्रक्चर बना है। अब जो सनलाइट आएगा तो सनलाइट को जाने देगा नहीं, सनलाइट को जाने देगा नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो लीफ है ये लीफ उसको रोक लेगा। अब इसी में जो गैपिंग मिलेगा, जो गैपिंग मिल रहा है इसी के अंदर, इसी रूप लीफ के अंदर में जो स्ट्रक्चर जो रूप बनाया हुआ है, इसमें जो गैपिंग बनेगा उस गैपिंग से पास होता हुआ जाएगा।
पास होता हुआ चलेगा तो हमारे पास में उसी रीजन को हम बोलते हैं कैनोपी, उसी को रीजन को बोलते हैं कैनोपी हो गया। मतलब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर से कारण ऐसा, कोई प्लांट बड़ा कोई प्लांट छोटा है, बीच में कुछ गैपिंग देखने को मिला तो उस गैपिंग से रे ऑफ लाइट पास करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लीफ क्या करेगा, एक लीफ क्या है, एक ओपेक मटेरियल। ओपेक किसको बोलते हैं, जो अपने से होकर रे ऑफ लाइट को पास ना हो। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था कैनोपी। अब नेक्स्ट है क्राउन, किसको कहते हैं। तो क्राउन क्या है, तो सपोज कीजिए कि ये कोई प्लांट था, ये प्लांट का ये स्टेम है, ये प्लांट का स्टेम है और यहाँ से बहुत सारे ब्रांच वगैरह इसके निकल रहे हैं। सपोज करते हैं कि इसके बहुत सारे ब्रांच वगैरह, इसके सब बहुत सारे ब्रांच वगैरह निकल रहे हैं। अब इस ब्रांच से भी छोटे छोटे सब ब्रांच निकलेगा। अब इस सब ब्रांच के अंदर में क्या होगा, हमारे पास लीफ वगैरह होगा, ये जो पत्ते होंगे। तो ये हमारे पास स्टेम के ऊपर जो ब्रांच वाला पार्ट आ रहा है, स्टेम के ऊपर जो ब्रांच वाला पार्ट आया, यही क्राउन कहलाएगा। क्राउन कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा एक बॉडी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से कुछ कैप लाइट टाइप का लगा ली, तो एक क्राउन के रूप में आया, तो यही है क्राउन। कहने का मतलब क्राउन किसको कहेंगे, स्टेम के ऊपर जो ब्रांच वाला पार्ट का जो एक्यूमुलेटेड पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्राउन कहेंगे। ये वर्ड का मीनिंग आपके पास में क्लियर। देखिए इसमें से एक बात ये देखते हैं, हम लोग बहुत सारे एक वर्ड को सुनते रहते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, तो देखिए कि प्लांट था, ध्यान देना है, प्लांट था, प्लांट ने कुछ फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रिपेयर किया, तो प्लांट भी अपना कुछ एनर्जी को यूज करेगा, तो कुछ एनर्जी को यूज करेगा, जो बच जाएगा हमें फूड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो प्लांट के अंदर में क्या हो गया, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट गया, प्लांट को भी न्यूट्रिएंट मिला, वो भी न्यूट्रिएंट को यूज किया, फूड तो वही बनाया था, न्यूट्रिएंट को भी यूज किया, न्यूट्रिएंट को भी यूज करने के बाद वो ग्रो, अब ग्रो किया तो उसके लीफ में भी गया वो पार्ट, उसके फ्रूट्स में भी वो न्यूट्रिएंट सप्लाई हुआ है, उसके ब्रांच वाले पार्ट में भी सप्लाई हुआ है। इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट किसमें, लीफ में भी है, ब्रांच वाले पार्ट में भी है, फ्रूट में भी है, तीन सभी चीज में सप्लाई। अब बाई चांस अब क्या करेगा, लीफ जो है उसका ब्रेक करना शुरू करेगा, मतलब पतझड़ की मौसम, अब पत्ते गिरेंगे, उसके फ्रूट्स फॉल डाउन होगा, और फॉल डाउन होगा तो कहाँ जाएगा, अपना फ्लोर वाला एरिया। अगर एक ब्रांच यहाँ ट्री है तो अपने फ्लोर वाला एरिया में गिरेगा। अब फ्लोर वाले एरिया में रहेगा तो वो लीफ वगैरह क्या करेगा, मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, और सॉइल पार्टिकल्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अलगी भी है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे बैक्टीरिया भी है, फंगी भी है। अब वो क्या करेगा, ये सब डिकम्पोजर कह रहा है, तो ये जो डिकम्पोजिंग नेचर का जो अलगी होगा, जो फंगी होगा, जो बैक्टीरिया होगा, इसको डिकम्पोज कराएगा। वहाँ पे डिकम्पोज करेगा कैसे, तो वो जो पार्ट था, लीफ होगा, फ्रूट होगा, जो गिरा था नीचे, उसको सराहने गलाने का काम करेगा, और उसमें से न्यूट्रिएंट एक खुद यूज करेगा डिकम्पोजर, तो खुद न्यूट्रिएंट भी यूज करेगा, तो न्यूट्रिएंट को जो यूज करके खुद ग्रो करेगा, ये अपना पॉपुलेशन ही बढ़ाएगा, और साथ साथ वो जो प्रोडक्ट जो बच जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने प्रोसेस किया था। तो उस प्रोसेसिंग के जरिए क्या होगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी रेसिडुअल प्रोडक्ट के ऊपर में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो रेसिडुअल प्रोडक्ट मिलेगा वो ब्लैक टाइप का, वो अगर उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी अगर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तब तो ब्लैक टाइप का हो जाएगा। कहने का मतलब वो ब्लैक वाला डार्क सब्सटेंस जो मिला है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रोसेसिंग कर दिया है, तो वो जो ब्लैक सब्सटेंस है उसमें न्यूट्रिशन काफी ज्यादा है, मतलब एनरिच न्यूट्रिएंट है, मतलब न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा हो चुका है, इसलिए वो डार्क कलर सब्सटेंस में जा चुका है। अगर आप उसको वहां से उठा करके किसी लैंड के अंदर में आप यूज करेंगे तो उस लैंड की फर्टिलिटी नेचर इंक्रीज कर जाएगा, मतलब वो लैंड क्या होगा, फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा, वो उपजाऊ हो जाएगा। जैसे आप गांव में देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, जानवर को जो पालते हैं तो जो भी उसका एक्सक्रीटा होता है उसको जाकर एक गड्ढे में पीठ में फेंक देते हैं, गड्ढे के अंदर पीठ के अंदर फेंक देते हैं, और लास्ट में देखिएगा जब उसको निकालते हैं तो जो बॉटम वाला पोर्शन होगा वो काफी डार्क कलर का बन चुका होगा, वो डार्क कलर का बन चुका है। क्यों डार्क कलर का बन गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसके प्रोसेस, उसमें से न्यूट्रिएंट अपना भी यूज किया और इसका न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाने का भी काम, जिससे अब वो क्या हो चुका है, एनरिच हो चुका है न्यूट्रिएंट के साथ। अब उसको हम खेतों के अंदर में डालेंगे तो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में काम करेगा। क्या करेगा वो, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में काम करेगा और सॉइल की न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाने का काम कर देगा। तो अब यही हमारे पास में एक ह्यूमस था, तो ह्यूमस का मैंने कैटेगरी लिखा था आपका कि फॉलन लीव्स है, फ्रूट है, सीड है, डेड इंसेक्ट है,
अब ये सब पे अलगी, फंगी, बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिंग नेचर का होगा, अब इसको डिकम्पोज करवाएगा सॉइल के अंदर में। और सॉइल के अंदर में डिकम्पोज करवाएगा तो उस सिचुएशन में वो जो पार्ट था वो क्या बनेगा, डार्क ब्लैक सब्सटेंस के अंदर में, मतलब आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा या ब्लैकिश सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस सिचुएशन में वो प्रोडक्ट में क्या आएगा, न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा हो जाएगा, तो उस प्रोडक्ट को सब नाम ह्यूमस है। साथ ही साथ कोई भी प्रोसेसिंग होता है, किसी भी टाइप का प्रोसेसिंग सिस्टम चलता है तो उसमें हीट जनरेट जरूर होगा। जैसे मैं अभी मान लो कि एक प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ भी हीट जनरेट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ लगातार तो मेरा बॉडी भी वार्म अप हो, क्योंकि मैं प्रोसेस में लगा। तो जब भी कोई प्रोसेसिंग सिस्टम चलता है तो वहाँ हीट जनरेट हो। तो डिकम्पोजर ने क्या कर रहा था, उसमें से न्यूट्रिएंट को निकाल के खुद यूज भी कर रहा है। तो प्रोसेस तो वहाँ कर रहा है, तो जब प्रोसेस कर रहा है तो उसमें भी हीट इवॉल्व होगा, और वो जो हीट इवॉल्व होगा तो जहाँ पे प्रोसेस किया गया है वो एरिया वार्म अप रहेगा। जैसे आप देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिया था कि किसान क्या करते हैं, पिट बना लेते हैं, उसमें जो कैटल का एक्सक्रीटा को छोड़ देते हैं, जब वो लंबे समय के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं तो उस गड्ढे में आप जाइएगा तो बाहर के कंपेरिजन में, वहाँ वाला रीजन कंपेरिजन में, वो रीजन जहाँ गड्ढा वाला रीजन है वो वार्म अप हो चुका, क्योंकि वहाँ पे हीट का इवॉल्विंग रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो वहाँ पर वार्म अप कंडीशन मिलेगा। मतलब वार्म अप कहने का मतलब जहाँ आप सराउंडिंग में पहले थे, न वहाँ से ज़्यादा न वहाँ से कम, बीच वाला कंडीशन है। क्लियर है, मतलब मॉडरेट कंडीशन आप बोल सकते हैं। तो ये हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस कीप्स द फॉरेस्ट फ्लोर वार्म। तो ये जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है वो आप जब क्रॉस करते हैं फॉरेस्ट एरिया से तो वार्म अप और आपके पास फील हो रहा है। इसका कारण क्या है, वो डिकम्पोजर ने उसके प्रोडक्ट पे वर्क किया था और हीट को इवॉल्व। अब क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है एक पॉइंट हम लोग समझते हैं कि बम्बू के बारे में एक फैक्टर देखिए बम्बू क्या है। तो बम्बू के ग्रासी प्लांट के रूप में भी हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि जनरली बम्बू को तो हम लोग क्या पेपर वर्क में यूज करते हैं, पेपर भी बनाए जाते हैं इससे, है ना, बम्बू से पेपर भी बनाए जाते हैं। बम्बू एक ग्रासिस का जो पत्ते लीफ है वो जानवरों को खिलाने के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो बम्बू एक ऐसा ग्रासी पार्ट है जो अर्थ के ऊपर एक दिन के अंदर में लगभग 121 सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है। 121 मतलब 1 मीटर 21 सेंटीमीटर ग्रो करता है लगभग। इसका मतलब ये जो हमारे अर्थ पे को ऑब्जर्व किया गया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट जो ग्रासी पार्ट है वो कौन है हमारे पास अर्थ पे, हमारे प्लानेट पे, वो बम्बू। एक फैक्ट है, डेटा है, आपको याद रखना है। 121 सेंटीमीटर 1 डे के अंदर में ग्रो करता है। आप देखिएगा कि जब एक स्टार्टिंग में ग्रो करता रहेगा तो देखिएगा कि आप शाम के अंदर में आप देखोगे कितना बड़ा है, तो वही थोड़ा देर के बाद देखिएगा तो बहुत बड़ा बन चुका होगा। मतलब 24 आवर्स के बाद देखिएगा काफी ग्रो कर चुका होगा। तो इनिशियल ग्रोथ रेट इसका फास्ट होता है। 121 मैं बोल रहा हूँ तो इनिशियल ग्रोथ रेट बोल रहा हूँ, ये भी माइंड में रखना। अब है नेक्स्ट हमारे पास सॉइल इरोजन है। तो सॉइल इरोजन में क्या होता है, जैसे कि हेवी रेनफॉल्स हुआ, मान लीजिए कि यहाँ का जो लैंड है हेवी रेनफॉल्स हुआ है और यहाँ का जो लैंड वगैरह है सो ये इसके टॉप सॉइल में न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा है और इसके सॉइल लूज हो चुके हैं। ध्यान देना, इसके सॉइल लूज हो चुके हैं। अगर काफी विंड आया, काफी स्पीड के साथ विंड आएगा, इस टॉप सॉइल को अपने साथ कैरी करके ले जाएगा, तो टॉप सॉइल इसका साइड हो गया। अब टॉप सॉइल में क्या होता है, मैक्सिमम हमारे पास जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं फर्टाइल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अब उसको तो विंड कैरी आउट कर लिया, हेवी रेनफॉल हुआ तो अपने साथ लेकर चला गया कैरी करके, इसका टॉप सॉइल तो खत्म हो गई। तो टॉप सॉइल खत्म हो गया मतलब मेन न्यूट्रिएंट वाला पार्ट इसका खत्म हो जा रहा है। तब ये क्या करेगा, ये जो आपका फील्ड था वो बैरन कंडीशन में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, मतलब उपजाऊ नहीं रह पाएगा उतना जितना पहले उपजाऊ पहले था। तो एक ये रीजन हमारे पास सॉइल इरोजन क्या हुआ कि विंड के द्वारा या हेवी रेनफॉल के जरिए टॉप सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह कैरी अप हो जाना, ये तो सॉइल इरोजन हुआ। तो इसमें क्या होता है, तब फर्टाइल जो नेचर्स का जो न्यूट्रिएंट वाला जो पार्टिकल सॉइल का पार्टिकल्स होता है वो पास ऑन हो जाता है, वो पास ऑन हो जाएगा इसके अंदर में, तो सॉइल इरोजन के अंदर। अब एक और चीज है कि अगर हम सॉइल इरोजन को रोकना चाहेंगे तो कैसे उसको रोक पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा जहाँ नदी वगैरह हो तो नदी में स्लैंट बनाया हुआ है और वहां अगर हम प्लांट न लगाएंगे ना, उस मान लो कि नदी है, स्लैंट बनाया हुआ है, यहाँ से एक रोड पास कर रहा है,
अब क्या होगा कि बारिश होगी, जब हेवी रेनफॉल्स होगा तो अपने साथ सॉइल को ले जाने की कोशिश करेगा। जब सॉइल को ले जाने की कोशिश करेगा तो रोड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, रोड ब्रेक कर जाएगा। तो अगर आप रोड को भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वहां पे प्लांट लगा दीजिए। प्लांट लगा दीजिएगा तो जहां तक प्लांट का रूट जाएगा वो सॉइल पार्टिकल को कस के पकड़ के रखेगा, बाइंड अप करके रखेगा। अब उसके कस के पकड़ने से क्या हुआ, रोड भी मेरा प्रोटेक्शन के अंदर में आ गया, रोड भी अब ब्रेक नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स जो कैरी आउट हो सकता था किसके द्वारा, वाटर स्ट्रीम के द्वारा, वो बच गया, वाटर स्ट्रीम से बच जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास डबल बेनिफिट आ गया कि वहां पर जब वो बढ़ जाएगा तो उसके अंदर में जो टॉप सॉइल के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल वाला क्वालिटी का जो न्यूट्रिएंट रहा होगा, अब वहां ग्रास हो, कोई प्लांट है, उसको ग्रो करा रहा है, उसको भी ग्रो करा दिया। तो ग्रो करवा दिया तो एरिया ऐसे भी क्या था, वेस्ट एरिया था। अब वहां पे हमारे पास फॉरेस्ट भी आ गया, तो कुछ ना कुछ हमारे पास उस एरिया का जो है पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने का भी काम किया, ग्रीन हाउस गैस को भी लेवल को रिड्यूस करने का काम किया, दूसरी काम रोड को भी प्रोटेक्ट कर दिया। तो प्लांट लगाने से हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट मिल गए। तो नेक्स्ट हमारे पास में है, ये तो मैंने पॉइंट को क्लियर कर रखा था, एक चिपको मूवमेंट। देखिए ये चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था 1974 में। ये होता था क्या कि 1974 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि लोग जाते थे और जाकर जंगल से पेड़ों की कटाई कर लेते थे, पेड़ों की कटाई कर लेते थे। तो उस सिचुएशन में ये क्या किया कि जो वहाँ के जो जंगली लोग थे, वो जंगली लोग क्या करते थे, उसी पे डिपेंडेंट होते थे, उस जंगल पे भी डिपेंडेंट होते थे। उनके लिए तो घर वही है, उनको खाना भी तो उसी फॉरेस्ट वाले एरिया का आइटम को यूज करेंगे और खाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करें, जो लोग कटाई करें, टिम्बर कट करने के लिए जो जाते थे, तो उनको अपोज करने लगा कि नहीं भाई, जब इससे पेड़ को काटना है ना, इससे पहले हमें काटो। तो बहुत सारे फीमेल बॉडी वगैरह चिपक गया, उसे चिपक गया। इसीलिए इसको हम बोलेंगे चिपको मूवमेंट। मतलब वो ये बताना चाहता है यानी कि भाई अगर तुम पेड़ को काटने से पहले हमें काटो, कहने का मतलब मेरे जान से भी ज्यादा कीमती कौन है, ये पेड़ है। इसका मीनिंग ये हो, इसे हमें प्रोटेक्शन के अंदर में रखना है। और रियल बात ये भी है, फैक्ट तो हमारे पास यही है। तो ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। वही इसका जो है कंट्रोलिंग कर रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका रिसेंटली डेथ हो गई है इनका, और ये 1974 में थी। आपको माइंड रखना है कि चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड है ना। फॉरेस्ट को क्या कटिंग वगैरह से, जो कोई कट करने के लिए आता है तो उसको अपोजिशन से रिलेटेड। और कब स्टार्ट, 1974 में। इसका हैंडलर कौन थे, कंट्रोलर कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड से। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखें।